अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव्स इंट्रोडक्शन। इससे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने मास स्प्रिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा और उसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा। अब ये जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े इसमें बेसिकली हमने जो वेव मोशन जो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है या वाइब्रेटरी मोशन है उसको रीड किया हमने। उसमें हम देखते हैं कि बॉडी जो थी वो अपनी सबसे पहले अपनी मेन पोजीशन पर थी। हम उसको डिस्प्लेस करवाते हैं तो डिस्प्लेस करवाने के नतीजे में वो बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर चल जाती है। जब उधर से हम उसको छोड़ते हैं तो वो बॉडी वाइब्रेशंस करना शुरू कर देती हैं। आज के टॉपिक में हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले है कि व्हेन वी टॉक विद ईच अदर आवर वॉइस इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स रीच टू द अदर पर्सन। आसान अल्फाज में कहें तो जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो हमारी आवाज़ जो है वो वाइब्रेशंस की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। तो देखते हैं हम कैसे। इसका मतलब है अगर हम कहें कि अगर एक सोर्स है, सोर्स से मुराद कोई फर्स्ट पर्सन है जो कि बोल रहा है, जब वो बोलेगा तो वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। आपको पता है कि आप पढ़ चुके हैं कि वाइब्रेशंस द साउंड ऑलवेज प्रोड्यूस फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। जब कोई शख्स बोलेगा तो उसके साथ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी और उन वाइब्रेशंस की कोई ना कोई एनर्जी भी होगी, और वो एनर्जी और वो वाइब्रेशंस जो है वो ट्रैवल करती हैं दूसरे शख्स तक पहुंचने के लिए, जिसको हमने डेस्टिनेशन कहा है इधर, सेकंड पर्सन। अब हमने कहा कि कोई शख्स बोल रहा है, उसके बोलने से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है और वो वाइब्रेशंस ट्रैवल करती हैं, लेकिन किस पैटर्न में ट्रैवल करती हैं। इधर क्वेश्चन है कि वो हमें उस पैटर्न को रीड करना है, हमें उस पैटर्न को देखना है कि वो किस पैटर्न में ट्रैवल करती हैं, और उसी पैटर्न को हम वेव का नाम दे देते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई शख्स है जो कि बोल रहा है, वो जब बोलेगा तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होगी, उन वाइब्रेशंस की कोई ना कोई एनर्जी होगी, वो एनर्जी जो है वो ट्रैवल करेगी और उस ट्रैवल का कोई ना कोई पैटर्न होगा, लाइक दिस, इस पैटर्न में ट्रैवल करती हैं और इसी पैटर्न को हम वेव कहते हैं। और वो वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह अपने सेकंड पर्सन तक पहुंच जाएंगी और आवाज़ वो उसे सुन जाएगी, जिसे हम साउंड वेव्स कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पैटर्न। इस पैटर्न का मतलब क्या है, एंड हाउ वाइब्रेशंस टेक्स प्लेस इन वेव्स, कि जब अगर हम हमारे पास ये जो पैटर्न बनता है इसमें वाइब्रेशंस कैसे टेक प्लेस करती हैं। अब हमारे पास ये जो फिगर है, हमें पता है कि हमारे पास ये जो पैटर्न बनता है वो इस फॉर्म में बनता है। ये हमारे पास अपर पार्ट ऑफ द वेव इज़ कॉल्ड क्रस्ट एंड द लोअर पार्ट ऑफ द वेव इज़ कॉल्ड ट्रफ। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो वाइब्रेशंस के प्रोड्यूस होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वाइब्रेशंस कह लें या ऑसिलेशंस कह लें। पहली तो हमारे पास होती है द रिस्टोरिंग फोर्स और दूसरी इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ वेव्स परफॉर्म वाइब्रेशंस, कि वेव्स जो हैं वो वाइब्रेशंस कैसे परफॉर्म करती हैं। वाइब्रेशंस के परफॉर्म होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, आप वाइब्रेशंस कह लें या ऑसिलेशंस कह लें। पहली तो हमारे पास होती है रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, और दूसरा इनर्शिया ऑफ द बॉडी, इनर्शिया ऑफ मास कह लें आप। वाइब्रेशंस के प्रोड्यूस होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि जब बॉडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन पर आएगी, किस वजह से आएगी, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और दूसरा, अपनी जब मेन पोजीशन को जो दोबारा क्रॉस करेगी वो मास ऑफ द इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से दोबारा अपनी मेन पोजीशन को जो है वो क्रॉस कर जाती है और अदर एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाती है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो वेव्स हैं उसमें वाइब्रेशंस कैसे प्रोड्यूस होती हैं, हमें कौन सी चीज़ें हैं जो कि रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया प्रोवाइड करता है। इसके लिए आप फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास कोई ना कोई स्ट्रिंग है, ये हमारे पास कोई रस्सी है, हमारे पास इसको स्ट्रिंग कह देते हैं। अब ये पता है आपको, ये मुख्तलिफ पार्टिकल से मिलकर बनी है।
जब हम इसको एक जगह से इधर से अगर हम इसको झर्क देंगे, अगर इसको इस जगह से हिलाएंगे, डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, तो हमें पता है तो इसमें कुछ इस तरह का पैटर्न बन जाता है, इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं और इस पैटर्न को हम वेव कहते हैं। अब ये पैटर्न बनता कैसे है? हमारे पास ये रस्सी है, ये एक रस्सी है। अगर हम इधर से इसका एक पार्टिकल को लिफ्ट अप करवा देते हैं, ऊपर की जानिब डिस्प्लेस करवा देंगे, तो हम देखेंगे कि इसके जो नेबरिंग पार्टिकल्स हैं वो भी लिफ्ट अप हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? या तो हम कह सकते हैं कि लॉजिकली देखा जाए तो फिर इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, या तो वो इसको, क्योंकि आपस में ये बाइंड होते हैं, अगर हम एक को लिफ्ट अप करवाएंगे तो दूसरे भी लिफ्ट अप हो जाते हैं। इसका मतलब अगर एक को करवाएंगे तो उसकी एनर्जी जो है वो अगलों तक ट्रांसफ़र हो जाती है और वो भी लिफ्ट अप हो जाते हैं। अब आपको पता है अगर ये मेन पोजीशन थी इसकी, हमने इसको लिफ्ट करवाया एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस जो है अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगा। और वो रिस्टोरिंग फोर्स रस्सी में असल में इलास्टिक फोर्स होती है जो कि उसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करती है। पहली हमें रिस्टोरिंग फोर्स तो हमें मिल गई है कि वो इलास्टिक फोर्स है जो कि इधर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है। हमने इसको इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करवाया ऊपर की जानब, हमने देखा कि जो उसके नेबरिंग पार्टिकल्स थे वो भी इसके साथ ऊपर को डिस्प्लेस हो गए हैं। अब ये इलास्टिक फोर्स इसको वापस जो है वो अपनी मेन पोजीशन पर लेकर आएगी, ठीक है, अपनी रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसको मेन पोजीशन पर लेके आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब इस पार्टिकल को हमने ऊपर की जानब लिफ्ट अप करवाया, जाहिर सी बात है पार्टिकल का कोई मैस भी होगा, ऊपर की जानब लिफ्ट अप करवाया, तो जब ये नीचे की जानब आएगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जो है वो गेन कर लेगा। जब एक्सेलरेशन गेन होगी तो ये फिर अपनी ये मेन पोजीशन पर रुकेगा नहीं बल्कि अदर एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द मैस के इनर्शिया की वजह से। और हम देखेंगे कि जब अदर एक्सट्रीम पर जाएगा तो जो उसके रस्सी के दूसरे पार्टिकल्स हैं नीचे की जानब जाएगा तो वो भी इसके साथ ही अदर एक्सट्रीम की जानब डिस्प्लेस हो जाएंगे। अब दोबारा आपको पता है ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो फिर इलास्टिक फोर्स के ज़रिए जो है वो वापस मेन पोजीशन पर जाएगा। अब लोग इधर देखेंगे दिस इज़ द केस ऑफ ऑसिलेशंस, इसलिए हम कहते हैं कि जो वेव्स है उसके अंदर वाइब्रेशंस टेक प्लेस करती हैं। तो हम इससे ज़ाहिर होता है कि दिस इज़ द केस ऑफ ऑसिलेशंस, कि ये भी एक ऑसिलेशंस का एक हमारे पास केस आ जाता है। अब हमारे पास इसमें जो पैटर्न बनता है वो पैटर्न हमारे पास ये वाला है, इस तरह के वेव का पैटर्न बनता है, ठीक है। आपको पता है इधर से हमने कुछ लिफ्ट अप करवाया था तो उसके नेबरिंग पार्टिकल्स भी साथ लिफ्ट अप हो गए, लेकिन ये वेव जो है वो ट्रैवल करती है टाइम विद द टाइम टी, वक्त के साथ साथ ये ट्रैवल करती है। अगर वो पार्टिकल इधर था, जब वक्त के साथ ट्रैवल करेगा बाद में वो पार्टिकल इस जगह पर होगा, जब वो इनर्शिया की वजह से वापस नीचे आएगा तो वो पार्टिकल इस जगह होगा। इसलिए क्रस्ट और ट्रफ जो है वो हमारे पास टेक प्लेस करते हैं एक वेव के अंदर। तो स्टूडेंट्स हम अब टाइप ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है मैकेनिकल वेव्स। इसकी डेफिनेशन है कि द वेव्स विच रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन लाइक साउंड वेव्स एंड वाटर वेव्स। वो वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। जैसा कि साउंड वेव्स, अगर हम दो शख्स हैं आपस में बातें कर रहे हों तो एक की आवाज़ दूसरे तक पहुंचती है, कैसे? एयर के ज़रिए। वहाँ पर जो मीडियम है वो एयर होता है। और वाटर वेव्स, जैसा कि वाटर वेव्स हैं वो भी, अगर वाटर वेव्स जो हैं वो भी हमारे पास क्या है, मैकेनिकल वेव्स हैं, उनको भी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है अपनी प्रोपोगेशन करने के लिए। तो ऐसी वेव्स जिनको अपनी प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है उसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो इसके उलट है कि द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। वो वेव्स जिनको अपनी प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, लाइक द रेडियो वेव्स एंड लाइट वेव्स। इसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कि सूरज की रोशनी जो है वो
ज़मीन तक जो पहुंच रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो उसकी शक्ल में पहुंच रही हैं। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है। तो इन ऐसी वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। उसके बाद थर्ड वन है हमारे पास मैटर वेव्स। द वेव्स एसोसिएटेड विद द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। वो वेव्स जो कि फास्ट मूविंग पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं उनको हम मैटर वेव्स कहते हैं, लाइक द इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स की वेव्स के बारे में हम बात करेंगे तो वो मैटर वेव्स में आएंगे। तो अब हम ट्रांसफ़र वेव्स के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफ़र वेव्स होती हैं द वेव्स in which the particles of the medium propagate perpendicular to the direction of the waves। perpendicular मतलब होता है at the angle of 90 डिग्री। कैसे? अब हम देखेंगे ये वेव्स कैसे बनती है। अगर ये हमारे पास कोई रस्सी है, जब हम इस साइड से यहाँ पर डिस्टर्बेंस इस पर क्रिएट करेंगे तो इसमें वेव्स क्रिएट हो जाती हैं इस पैटर्न में। इस पैटर्न को हम वेव का नाम दे देते हैं। हमने क्या किया था, हमारे पास कोई रस्सी है, हमने उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट की। जब हमने इस साइड से इधर को इसको इस रस्सी को जो है वो झटका देंगे, हमें पता है वेव्स जो हैं वो फिर इस डायरेक्शन में जो है वो क्रिएट होगी। अब वेव्स की डायरेक्शन जो है वो ये वाली है, लेकिन जो रस्सी के पार्टिकल्स हैं या फिर हम कहते हैं कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पर टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, अपनी जगह पर अप एंड डाउन मोशन करेंगे एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब हम आसान अल्फाज में देखेंगे तो जो वेव की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ वेव। और जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, और इधर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास थी, द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम प्रोपोगेट परपेंडिकुलर। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है इधर ये देखिए परपेंडिकुलर इसके डायरेक्शन ऑफ वेव के मूव कर रहे हैं, तो इस वजह से जो ऐसी वेव्स होंगी उनको हम ट्रांसफर वेव्स का नाम दे देंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी उसी साइड को मूव कर रहे हैं कि जिधर को डायरेक्शन ऑफ द वेव है। इनके पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी उसी साइड को मूव कर रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ द वेव भी उसी साइड को आपस में, दोनों आपस में पैरेलल है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। अब हम देखेंगे कि ये डायरेक्शन किस तरह सेम है। इसके लिए फ़र्ज़ कर ले कि हमारे पास एक पाइप है जो कि एक साइड से बंद है और इसमें जो है वो एयर पार्टिकल्स हैं। अगर हम किसी चीज़ की मदद से इन पार्टिकल्स को कंप्रेस करें, मसलन के अगर हम इसको जब इन पार्टिकल्स को इस तरफ को दबाएंगे तो क्या होगा, जब हम दबाएंगे तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्या होगा, करीब आ जाएंगे। करीब आने से क्या होगा, इनका आपस में जो प्रेशर है, प्रेशर में इंक्रीज़ हो जाएगी, जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी। जब रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी, जैसे ही हमने पहले दबाया था इसको, जब हमने दबाया तो दबाने को हम कहते हैं कंप्रेशर जी, तो इधर कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होते हैं, और हम देखेंगे कि कंप्रेशन किस तरह होती है और रेयर फ्रैक्शन किस तरह होती है। हमने जब दबाया तो इसका प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, प्रेशर इंक्रीज़ होने से उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आ गई, और जब एक दूसरे के ये करीब हो जाते हैं पार्टिकल्स तो इसको हम कंप्रेशन कहते हैं। अब हमें पता है कि प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स आई, रिस्टोरिंग फोर्स ने दोबारा उसको अपनी मेन पोजीशन पर लेके आना। अगर ये आपस में पहले इस तरह आपस में एक दूसरे के करीब थे तो नेक्स्ट स्टेज में ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, और जब नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे तो ये जो थी इसकी जो वाल्स है, अगर इनको वाल्स कहें तो वो अगले जो पार्टिकल्स हैं उनको वो फोर्स फराहम करेंगी, और वो फोर्स जो है वो उधर दोबारा कंप्रेशन क्रिएट कर देगी। पहले हमारे पास कंप्रेशन बनी है, फिर हमारे पास रेयर फ्रैक्शन बनेगी, हमारे पास कंप्रेशन के बाद क्या बनेगी, रेयर फ्रैक्शन। और वो रेयर फ्रैक्शन जो है जब वो दोबारा पार्टिकल्स जो हैं वो साइड पर फोर्स लगाएंगे तो जो अगले पार्टिकल्स हैं उधर कंप्रेशन क्रिएट कर देंगे,
और फिर आपको पता है जब कंप्रेशन क्रिएट होगी वहाँ प्रेशर इंक्रीज होगा, रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी, और जब रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में उस बॉडी को, उस पार्टिकल्स को लेके आएगी, तो वो फिर दोबारा अगले पार्टिकल्स को वो फोर्स फ्राहम कर देगी। तो इसी तरह हम देखेंगे कि यहाँ पर कंप्रेशर क्रिएट होता है, फिर रेयरफेक्शन क्रिएट होती है, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। तो इस तरह के जो वेव्स हैं उनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ द वेव है, वेव भी इस डायरेक्शन को मूव कर रही है, और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है, जैसा कि हमने एयर लिया था, वो भी इसी डायरेक्शन को मूव कर रहे हैं। तो इस तरह की जो वेव्स होती हैं उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इन वेव्स की ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ट्रांसफ़र वेव्स। ट्रांसफ़र वेव्स में जो ग्राफ बनता है वो बनता है, एक तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है हमारे पास। वो ग्राफ बनता है हमारे पास टाइम टी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। हमें पता है कि अब वेव जो है वो इधर से स्टार्ट होती है और इधर आके ख़त्म हो जाती है। इसको एक जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इधर से जो इधर तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लैम्डा कहते हैं, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ है, या फिर हम कह सकते हैं जो इसकी क्रस्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट, उसको हम वेवलेंथ कह देते हैं। या फिर कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट, या फिर दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको भी हम वेवलेंथ कह सकते हैं। अब इधर से ये इसकी मीन पोजीशन है, जो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा, इधर से जो इधर तक का फासला उसे हम ए कहते हैं। ए मीन्स इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसको हम एम्पलीट्यूड कह देते हैं। लैम्डा इधर हमें पता है कि लैम्डा हमारे पास इधर वेवलेंथ होती है, लैम्डा हमारे पास इधर क्या है, वेवलेंथ। और टी जो है टाइम पीरियड, टी हमारे पास टाइम पीरियड होता है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन के मुकम्मल होने में जितना वक्त जो है वो दरकार होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, अगर इधर फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, द नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, कि एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं। ये बॉडी इधर से चली है तो वो इधर आके जब इधर पहुंच जाएगी तो उसका एक जो है वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट होंगे वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर हम इधर ओमेगा की बात करें, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो वो होगी 2 पाई एफ के बराबर, या फिर 2 पाई ओवर टी के बराबर हमारे पास होगी, क्योंकि इधर फेस शिफ्ट जो है वो बॉडी इधर से चलती है तो इधर आकर जो अपना पूरा साइकिल मुकम्मल करती है, तो इधर जो फेस शिफ्ट होगा हमारे पास 2 पाई के इक्वल होगा, इसलिए 2 पाई एफ, या फिर इसका एफ का रेसिप्रोकल अगर लेंगे हम तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाता है, इसलिए 2 पाई टी हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। हमें पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक कंप्रेशन क्रिएट होती है, और बाद में उसके बाद बॉडी अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आती है। सबसे पहले अपने क्या, और उसके बाद क्या आता है, रेयरफेक्शन होती है। रेयरफेक्शन जो है वो क्रिएट होती है। इसमें सबसे पहले जो बॉडी अपनी नॉर्मल पोजीशन पर थी, उसके बाद क्या होगा, एक कंप्रेशन क्रिएट होगी। ये हमने कह दिया कि ये एक कंप्रेशन क्रिएट होगी। उसके बाद बॉडी फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आएगी, ये एक नॉर्मल पोजीशन पर आएगी। उसके बाद रेयरफेक्शन क्रिएट होगी। उसके बाद क्या होगा, बॉडी फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आएगी। उसके बाद फिर एक कंप्रेशन क्रिएट होगी। उसके बाद बॉडी अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आएगी, और उसके बाद फिर एक रेयरफेक्शन क्रिएट होगी और बॉडी फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आएगी। अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाएं आपस में तो हम देखेंगे जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल ट्रांसफ़र वेव्स के जैसा ही बनता है। इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का ग्राफ और ट्रांसफ़र वेव्स का ग्राफ इस एक जैसे है, लेकिन इसमें हम इस जगह पर हम टाइम ले लेते हैं, और इस जगह पर जो वाई एक्सिस है इस पर हम प्रेशर लेते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम प्रेशर क्रिएट करते थे और उस प्रेशर के नतीजे में हमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन मिलते थे।